अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। इंटरनेशनल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे इस वक्त काफ़ी गहमा गहमी है। इवन दो के कोरोना वायरस की भी तबाहियाँ बहुत टॉप पे जा रही हैं, ख़ास तौर पे इस यूरोप अमेरिका में। इसके बावजूद पाकिस्तान और इंडिया की एक मुहिम है जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है। आपको पता ही है कि 1 जनवरी से भारत को सलामती कौंसल, सिक्योरिटी कौंसल का नॉन परमानेंट मेंबर, क्योंकि सलामती कौंसल सिक्योरिटी कौंसल के 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और जर्मनी और इंग्लैंड, और 10 2-2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं मुख्तलिफ उसके हिसाब से, कंट्रीज़ के रीजन के हिसाब से होते हैं। तो भारत ने मेजॉरिटी वोट लेके 2 साल के लिए अभी इलेक्ट हुआ है। तो भारत को कई कमेटियों की चेयरमैनशिप भी दी गई है यूएन में। भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने अपनी पहली स्पीच में यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल को जो स्पीच की थी, इसमें पूरा पाकिस्तान का टेररिज्म के हवाले से केस पेश किया था, और पूरा डिटेल में उन्होंने प्रूफ्स के साथ चीज़ें, आर्ग्यूमेंट्स दिए थे कि पाकिस्तान किस तरह टेररिज्म को अपनी फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नर स्टोन बनाया हुआ है और किस तरह पाकिस्तान प्रमोट करता है टेररिज्म वर्ल्ड वाइड। इसी तरह पाकिस्तान की अपनी एक्टिविटीज़ जारी हैं। आपको पता ही है कि पाकिस्तान हम टैक्स पेयर्स का पैसा इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, डिप्लोमेसी में, फेक डिप्लोमेसी में, लॉबिंग में, प्रोपेगेंडे में। तो पाकिस्तान के अपने सिलसिले चल रहे हैं, और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो 24 घंटे उनका यही है, भारत में ये हो गया, भारत में ये हो गया, भारत टेररिज्म कर रहा है, भारत कश्मीर में वो हंगामा कर रहा है, भारत माइनॉरिटीज़ के साथ वो जुल्म कर रहा है। अभी जो एक पाकिस्तान ने आपको मैंने पिछली कुछ वीडियो से पहले एक वीडियो में बताया था कि एक नेक्सस ऑफ ईविल है जो कि तैयार हुआ है। वो तुर्की, पाकिस्तान, आज़रबाईजान, इनको सरपरस्ती हासिल है चाइना की, प्लस इसमें मलेशिया, ईरान का भी थोड़ा बहुत किरदार है। तो अभी पाकिस्तान ने तुर्की और आज़रबाईजान के फॉरेन मिनिस्टर्स को अपने मुल्क में दावत दी थी। पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की के नेशनल फ्लैग जो हैं, झंडे, उसमें भी चांद और सितारा है और काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। तो ये उसमें भी वही रोना धोना शुरू था कि दुनिया में मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के ऊपर जुल्म हो रहा है और मुसलमानों के साथ वो हो रहा है, और भारत को भी बंद लफ्ज़ों में टारगेट किया गया था। और इन तीनों मुल्कों ने वहाँ पे बैठ के मतलब अपने अब तीनों टेररिज्म को प्रमोट करते हैं। तालिबान, आईएसआईएस, ये सब इन तीनों कंट्रीज़ के दरमियान की प्रोडक्ट्स हैं जो कि दुनिया में दहशत फैला रही हैं। तो इन लोगों ने उसमें भी अपने कोऑपरेशन को प्रमोट किया और आगे बढ़ाया। यूरोप की तरफ से पाकिस्तान को बड़ा लताड़ा गया है। फ्रांस ने तो उसी दिन, जिस दिन इमरान खान ने फ्रांस के सदर को क्रिटिसाइज़ किया था, उसी दिन फ्रांस ने तो इनको ऐसी वो दिखाई है ना कि इनको तिगनी का नाच नच गया है। इसके अलावा मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान को वार्निंग दी थी। अब इंग्लैंड में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है, जो कि खुल के फ्रांस की तरह चीज़ें अभी सामने आए नहीं, लेकिन एक ज्वालामुखी होता है ना, वो फटना जब तक फटता नहीं है तब तक बड़ा शांत होता है, बड़ा खामोश होता है। तो ये एक ज्वालामुखी है जो इंग्लैंड में फटने के करीब है। कब फटता है ये देखें, ये क्या कहती हैं। So that's where England's at. We now have all of these towns and major cities that are completely taken over by a densely packed Muslim population who control housing. We have a Muslim Housing Association in London, so we cannot access that housing. There's a Muslim Police Association in London. It's not one like you have. You have the pretend Muslim police, don't you? You have the pretend NYPD cars. Ours is real. The Muslim Police Association. And before you know it, you have this dual policing system that starts off, and that's not a good thing to witness. So I'll give you one example. In a place called Glasgow, it is a rough end of Glasgow. There's a densely packed Muslim population. It's the middle of the day.
4 o'clock, and out onto the street comes a woman. She's all aflame. She's all lit up. And she's screaming, "Help me, help me." And a guy hears her and he runs out. He's in a garage where he's working. He manages to find water. She's on the grass now, laid down. And he manages to throw water on her and puts her out. And I have pictures still of the grass where they picked her up and put her in the ambulance, all black and burnt. That part of Glasgow is under Sharia. It's under Muslim policing. They did a statement. The police said there were no suspicious circumstances. And the local mosque, despite the fact there was no other comment to be made by the police, the mosque said it was one of our sisters. It was not a hate crime, so people don't need to be concerned. But a good Muslim doesn't gossip about what happens to a sister. Now, when you start with that kind of policing happening, then all of your faith in your country is very easily diluted. The reason 2,000 of our young white girls were raped in one town alone, Rotherham, was because when the girls went to the police didn't want to be called Islamophobic. When the girls told the social workers, they didn't want to be called racist. The girls were pushed away, turned away. No, you must be wrong. Some of them were from care homes, so they just weren't believed. And in the end, 2,000 girls were raped by gangs of majority Pakistani Muslim men. I was referred to the police. I was investigated for calling these rape squads majority Pakistani Muslim rape squads, and it wasn't looking too good for me until statistics came out on it, and it was revealed that they were actually majority Pakistani Muslim rape squads. So I'll take that one. But this is where the police come in. The police are now a legitimate arm of the government silencing machine. There is a hate crime unit that Sadiq Khan has set up to police Twitter, specifically my Twitter. And I have been arrested and interviewed under caution by the Major Crime and Homicide Command, 2 men in a cell with a tape recorder for a column I wrote in the newspaper about migrants, because it was seen as hate speech. Luckily, that wasn't referred and I got away with that. But they are cracking down fast. My children are referred to social services. So people that are against me or want to shut me up will ring social services about my children. So we've had them to the house 3-4 times. And I respect that. I'm glad. Because if someone's in trouble, I want them to be found out. The only thing I wonder is, where were social services for those 2,000 girls in Rotherham when they needed some help? Why is it that it would be believable if it was something to do with me? टेररिस्टों का मुल्क है पाकिस्तान। पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट करने वाला कंट्री है, और इस कंट्री को आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे टेररिस्टों को बड़ी खुली ढुल्ली छूट दी गई है। इस हवाले से मैं यहाँ पे आपके सामने एक चीज़ लाऊंगा कि इमरान खान ने जैसे कहा था, और बाजवा ने भी कहा था ये अपने पब्लिक स्टेटमेंट में, कि हम पाकिस्तान फ़ौज को जो क्रिटिसाइज़ करते हैं उनको छोड़ेंगे नहीं, इनका पीछा आखिर दम तक करेंगे। और जिसका उन्होंने सबूत दिया था करीमा बलोच का, साजिद हुसैन का, अभी राहत ऑस्टिन पे हमला हुआ है, इन चीज़ों का। तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये आया कि फिर लोग अब डरते हैं। मसला ये है कि एक आदमी है, सपोज़ वो पाकिस्तान से अपनी फैमिली को जैसे तैसे ले के निकला है अपनी जान बचा के, अब वो परदेश में आ जाता है, यूरोप में, अमेरिका में, साउथ कोरिया में, कहीं भी, और वो अपने आप को सेफ़ समझना शुरू करता है। लेकिन फिर जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो ऑलरेडी देखें, एक गरीब आदमी जब अपनी फैमिली के साथ निकल के इधर इन मुल्कों में आता है तो उसको सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि उसको सिक्योरिटी के साथ साथ डेली ज़िंदगी के जो अखराजात हैं वो भी पूरे करने होते हैं। एक तरफ पेंडेमिक की जो सूरत हाल है उसमें लोगों के रोज़गार बंद हो गए हैं। जेफ बेजोस हुए या बिल गेट्स हुए या एलन मस्क हुए, तो इन लोगों को तो आपने देखा कि 100-150 बिलियन डॉलर इन्होंने अपनी जायदादों में इजाफा किया। इस पेंडेमिक ने इन लोगों के लिए तो रास्ते खोल दिए हैं, लेकिन गरीब रोज़ के कमाने वाले
छोटी कंपनियां, छोटे कारोबार ये सब तबाह हो गए। तो इस तरह ये हम जैसे लोग जो इन परदेशों में आ गए हैं, अब अपने रोज़गार की तरफ से, अपनी सिक्योरिटी की तरफ से ऑलरेडी परेशान होते हैं, उसमें ये किस्म के वाक़यात होते हैं ना, तो इससे हमें बड़ा मतलब कुछ लोग फिर पीछे हट जाते हैं, फिर कहते हैं कि यार अब बेहतर ये है कि इससे अच्छा चुपचाप बैठ जाओ और सच बोलने से फिर हम बाज आ जाएं। इस तरह कुछ लोग बड़े वो हो जाते हैं। इसके लिए मैं आपको ये तमहीद मैंने इसलिए बांधी है, मैंने पूरी डिटेल इसलिए आपको ये बताई है कि जिनीवा में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के इजलास होते हैं, हर साल 3 बार होते हैं। फरवरी मार्च में 4 हफ्ते का सेशन होता है और जून और सितंबर में 3-3 हफ्ते का सेशन होता है। पेंडेमिक की वजह से जून और सितंबर के सेशन बहुत ही लोग गए थे, क्योंकि वो वर्चुअल सेशन थे तो बहुत कम लोग गए थे, और कुछ लोग थे जिनके ज़बरदस्त स्पॉन्सरशिप मिली हुई है तो वो जाते हैं, जिनके पास पीछे कोई ना कोई ख़र्चा करने वाला होता है, सारा कुछ है। हम जैसे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर उसमें एनजीओ सेक्टर का। और ख़ास तौर पे आपने देखा था कि अभी एक EUD इन्फो लैब की तरफ से कुछ इंडियन क्रॉनिकल के नाम से रिपोर्ट आई थी, जिसमें लिस्टें दी गई थी कि ये पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं जो कि इंडियन पेरोल पे हैं और रॉ इनको चला रही है और वगैरह वगैरह। आपको पता ही है कि ये एक बहुत बड़ा इशू चला है। तो अब जिनीवा का सेशन शुरू हो रहा है 20 फरवरी से। अब अभी तक चीज़ें वाजे नहीं है कि किस तरह का सेशन होगा, अव्वल तो होगा भी कि नहीं होगा, और होगा तो वर्चुअल होगा, क्योंकि नॉर्मली UN की सारी बॉडीज़ के सेशंस हो रहे हैं तो ये भी सेशन होगा। तो वर्चुअल सेशन भी होता है तो उसमें ये होता है कि वहाँ पे UN में कई कमरे हैं, तो उसमें एक कमरा खाली एम्बेसडर्स के लिए, 200 मुल्क के जो स्टाफ होता है वो बैठता है, और एक कमरा फिर NGOs वगैरह के लिए, हम जैसे लोग जाके वहाँ से स्पीच कर सकें। लेकिन क्वारंटीन के मसले और ये सब चीज़ें, तो जिनीवा एक महंगा शहर है, वहाँ पे जाके होटलों में रहना। अब एक मिसाल है कि 22 फरवरी से सेशन शुरू हो रहा है, तो ऑब्वियसली अगर स्विस गवर्नमेंट, सपोज़ मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं अगर जाता हूँ तो स्विस गवर्नमेंट अगर कहती है कि लंदन के तो मामला बहुत ख़राब है कोरोना के हवाले से, 8 दिन तो आप क्वारंटीन करेंगे, तो इसका मतलब मुझे 14 या 13 फरवरी को जाना होगा। मैं जाऊंगा वहाँ पे 8-10 दिन में, वहाँ होटल के खाने पीने के खर्चे करूँगा और वहाँ पे रहूँगा क्वारंटीन में, और फिर इसके बाद मैं सेशन अटेंड करूँ। तो मैंने अपनी मिसाल दी है ना। ऐसे जो लोग आते हैं, बलोच आते हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए जो बोलने के लिए आते हैं, पख्तून आते हैं, सिंधी आते हैं, अब वो सब आदमी किस तरह मैनेज करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो भेज रहा है दबा के। मैं वापस आपको कहूँ कि मैं डिटेल इसलिए आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान भरपूर तैयारी कर रहा है उस सेशन के लिए। 22 फरवरी से जो 4 हफ्ते का सेशन शुरू हो रहा है जिनीवा में यूनाइटेड नेशंस का, उसके लिए पाकिस्तान भरपूर तैयारी कर रहा है। ख़ास तौर पे 4 मुद्दे लेके पाकिस्तान वहाँ पे चल रहा है। एक है खालिस्तान, जिसके लिए मुझे पता चला है कि फ़्रांस से कुछ सिखों को, कनाडा के कुछ सिखों को और इंग्लैंड के कुछ सिखों को ऑलरेडी हायर कर लिया गया है कि भाई आप लोगों ने जाना है और उधर प्रोटेस्ट भी करने हैं, स्पीचेस भी करनी है, प्रोग्राम भी करने हैं, दुनिया को लॉबिंग करनी है कि भारत में सिखों के ऊपर बहुत ही जुल्म हो रहे हैं। और ये देखें 5 लाख सिख बैठे हुए हैं। और मतलब आप पहले ये देख लें सरदार जी क्या कहते हैं, ये अमेरिका में रहते हैं, खालिस्तान के करता धरता हैं। पहले आप देखें ये सरदार जी क्या कह रहे हैं। मैं आज पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान दे होर जेड़े ऑर्गनस ने स्टेट दे उन्हां नूं मुखातब है। बड़े अफसोस की गल है कि अज जो कुछ दिल्ली दे दुआले हो रहा है, जिथे 5 लाख सिख पंजाबी किसानां ने आके दिल्ली नूं घेरिया होया है 5 एंट्री पॉइंट्स दे उत्ते, इस बारे पाकिस्तान वालों हमायत तो दूर की गल, उसके मीडिया ने इस प्रति कोई बहुता ध्यान भी नहीं दिता और इसकी कवरेज भी नहीं की। और ये गल का ध्यान रहे कि भारतीय हाकमां ने जिवें हिंदूत्ववाद के एजेंडे के थले जो हाल 5 अगस्त 2019 नूं कश्मीर का कीता है, CAA वर्गे कानून लिया के 200 मिलियन मुसलमानों नूं किवें टारगेट कीता है,
ਕਿਵੇਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਲੈਸ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਉਸ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਫਾਰਮਰਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿਤਰੇ ਨੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 39 ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। US ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ UN ਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅਦਾਰੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਇਹ ਫਰੈਂਡ ਇਨ ਨੀਡ ਇਜ਼ ਅ ਫਰੈਂਡ ਇਨ ਡੀਡ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੌਕ ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਬੈਰਲ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ। ਪਲੀਜ਼ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਅਦਾਰੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਮੱਚ ਮੋਰ ਹੈ ਰਾਦਰ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੈਵ ਨਾਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸਚਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਓ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਨਿਤਰੋ, ਜਿਸ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਿਓ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਠੀਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮਸਾਏ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ है। बहुत मेहरबानी। तो इस तरह पाकिस्तान खालिस्तान का मुद्दा उठाएगा। खालिस्तान के हवाले से अब ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली में, उसको ऐसा रंग दिया जाएगा कि जुल्म हो रहा है सिखों के ऊपर, और सिखों के ऊपर जुल्म बर्बरियत हो गई है, और वो जो एक दो मौतें भी हो गई हैं उधर फार्मर्स प्रोटेस्ट में, उसको एक अजीब से रंग में पेश किया जाएगा। और पाकिस्तान इसमें भरपूर तरीके से वो कर रहा है। 4, 8, 10 सिख खड़े होंगे, पीछे 50 पंजाबी खड़े होंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे, और इस तरह पेश किया जाएगा जैसे भारत में सिखों के ऊपर बड़ा ही आतंक मचा हुआ है। इसी तरह एक और मुद्दा उठाएंगे, एक पीओके से कश्मीरी आएंगे जो ISI पेड एजेंट होते हैं, वो 8-8, 10-10 दिन 5 स्टार होटलों में क्वारंटीन भी करेंगे। उनको पाकिस्तान का हाई कमीशन, वहाँ पे एम्बेसी जो है वो उनको पूरा सपोर्ट करेगी हर तरह से, उनके लिए तो कोई मसले होंगे नहीं। और फिर वो भी वही 4 कश्मीरी होंगे, पीछे 50 पाकिस्तानी होंगे, वो प्रोटेस्ट करेंगे भरपूर तरीके से। वहाँ पे ये पूरी एक मुहिम चलाई जाएगी। तीसरा जो इशू लाया जाएगा वो होगा भारत में माइनॉरिटीज़ के ऊपर जुल्म हो रहा है, बर्बरियत है। अब जैसे कश्मीर के ऊपर एक और पॉइंट ये लेके आएंगे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन कश्मीर में बहुत हो रही है, तो वो क्या शो, और फिर इनकाउंटर होते हैं और भारतीय फ़ौज उनको मार देती है अगर इनकाउंटर में, ज़ाहिर है फिर यही होता है। तो वो इसको इस तरह से पेश करेंगे कि देखें हाँ कश्मीरी बेचारे वहाँ पे उनको एक्स्ट्रा जुडिशली मारा जा रहा है, भारतीय फ़ौज उनको एक्स्ट्रा जुडिशली कत्ल कर रही है, कश्मीरियों का ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रहा है। यही चीज़ पेश की जाएगी माइनॉरिटीज़ के हवाले से कि माइनॉरिटीज़ पे जुल्म हो रहा है। उनका इंडिया की स्टेट UP में एक टेररिस्ट चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है जिसने इंटर कम्युनल मैरिजेस के नाम पे पाबंदी लगा दी है, और इंटर कम्युनल मैरिजेस के नाम पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है और बर्बरियत हो रही है, सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट और ये और वो। और आपको मैं 50 बार बता चुका हूँ कि भारत में माइनॉरिटीज़ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से रह रही हैं, लेकिन इसके बावजूद ये चीज़ें पेश की जाएंगी। चौथा जो नया मुद्दा जो उठाया जाएगा वो होगा जूनागढ़ का। मसला ये है कि जूनागढ़
वो स्टेट है जिसका बाकायदा रेफरेंडम हुआ था और क्लियर मेजॉरिटी के साथ सब ने कहा था कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। हालांकि जब बंटवारा हुआ था तो बाकी किसी स्टेट में कहीं रेफरेंडम नहीं कराया गया था, लेकिन जूनागढ़ में रेफरेंडम हुआ इसके बावजूद। लेकिन पाकिस्तान वही अपना ड्रामा कर रहा है। तो ये जो परवेज़ इकबाल लोसर है, जिसका कि मैं आपको पहले कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये मेरे साथ बेल्जियम में अजाइलम जब हमने नई ली थी 90 में, तो ये मेरे साथ का है। ये गुजरात, पाकिस्तान के पंजाब का शहर गुजरात का है। 13 कत्ल करके भागा था वहाँ से। इसके ऊपर 13 कत्ल के मुकदमे थे और ये पाकिस्तान नहीं जा सकता था, लेकिन इसने फिर, ज़ाहिर है आर्मी है, आपको पता है हमारी आर्मी से बड़ा दहशतगर्द कोई नहीं। तो आर्मी मैंने बताई हुई है इसके ऊपर पूरी डिटेल में अपनी वीडियोस में कि मुशर्रफ के पीरियड में ये आर्मी के साथ बड़ा क्लोज हो गया था और फिर आर्मी जनरल्स के लिए ये यूरोप में उनकी अपनी करप्शन की जो पैसा होता था उसको इन्वेस्ट करने के लिए, प्रॉपर्टियाँ खरीदना, ये वो, तो उसके लिए पेश था। तो ये लोसर है, परवेज़ इकबाल लोसर। ये अभी नवाब ऑफ जूनागढ़ जो कराची में, मैं नवाब ऑफ जूनागढ़ का भी बता चुका हूँ कि एक अल्कोहलिक आदमी है, बिल्कुल ही बेकार आदमी। तो उससे मुलाकात की थी और नवाब ऑफ जूनागढ़ ने इसको ऑथोराइज़ किया है कि तुम हमारा केस यूरोपियन पार्लियामेंट और यूनाइटेड नेशंस में लड़ोगे। और आपको मैंने पिछली एक वीडियो में बताया था कि जूनागढ़ का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अपॉइंट किया। जूनागढ़ कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं है, बल्कि जूनागढ़ आज़ादी की एक तहरीक है जिसके रकबे के ऊपर एक गासिब कुव्वत ने अपनी फौजी एग्रेशन के जरिए, उन्होंने एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन के जरिए उन्होंने उसके ऊपर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। जूनागढ़ अलहदगी की तहरीक नहीं, जूनागढ़ आज़ादी की तहरीक है। और ये आज़ादी जूनागढ़ का, नवाब ऑफ जूनागढ़ का और जूनागढ़ के लोगों का हक है जो उन्हें मिलना चाहिए। और हमारा सबसे अहम फोकस इस वक्त के ग्लोबल सिनारियो में जूनागढ़ के इस लीगल और पॉलिटिकल केस के ऊपर है कि हम दुनिया को बताएं कि जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा है एंड जूनागढ़ इज पाकिस्तान। ये सब ड्रामे पाकिस्तान भारत के इन हिस्सों में कर रहा है जो कि भारत के लीगल इंटीग्रल पार्ट्स हैं। तो अब ये जूनागढ़ का एक नया केस लाएगा। अब ये सारी चीज़ें पाकिस्तान तो करेगा, लेकिन पाकिस्तान जो जुल्म और बर्बरियत कर रहा है सिंधियों पे, बलोचों पे, पख्तूनों पे, मुहाजिरों पे, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पे, उसके बारे में बोलने वाला कौन होगा? क्योंकि हमारे बेग पे तो कोई नहीं होता ना। हम लोग जो पाकिस्तान के ऑपरेस नेशंस हैं उनको तो भारत भी सपोर्ट नहीं करता या कोई दुनिया का मुल्क सपोर्ट नहीं करता। हम अपने हिसाब किताब से किस तरह वहाँ पे जाते थे ये तो मैं पहले भी डिटेल में बता चुका हूँ। अब इन हालात में, इन पैंडेमिक के हालात में फिर पाकिस्तान ने जो राहत ऑस्टिन पे हमला किया है या दूसरों पे, तो किस तरह फिर मेरी अब जैसे बातचीत हो रही है काफ़ी लोगों से, मैं पूछ रहा हूँ जो हमारे जो NGO कम्युनिटी है, जो हम हर साल जाते हैं, तो मैं कई लोगों से मेरी बातचीत हुई तो ज़्यादातर लोग कही ये कि अरे भाई, अरे इस बार पैंडेमिक हो रहा है, छोड़ें, इस बार नहीं जाएंगे, ये वो। लेकिन पैंडेमिक में भी पाकिस्तान तो भेज रहा है ना। तो फिर वही बात है कि काफ़ी मसले हैं। एक ज़बरदस्त किस्म का सेशन शुरू हो रहा है, लेकिन वन साइडेड चीज़ें चलेंगी उसमें, और बड़ी बदकिस्मती से, वरना आप इस देश में ये देखें, मैं आपको एक आधे मिनट की वीडियो दिखाता हूँ कि किस तरह टेररिस्टों को पाकिस्तान में स्वागत किया जाता है। ये है जी मेरा देश पाकिस्तान, जिसमें टेररिस्टों को खुल्लम खुल्ला छूट है। टेररिस्टों के जो अपोलोजेटिक हैं, जो इनके वकील हैं,
लोसर जैसे टेररिस्ट जिन्होंने 13 कत्ल करके ये भागा है पाकिस्तान से, लेकिन आज पाकिस्तान में आप यकीन माने, आप गूगल पे डालें लोसर, इसकी वीडियोस देखें आप, पाकिस्तान के गुजरात के परवेज़ इकबाल लोसर से भारत के गुजरात का नरेंद्र मोदी डरता है। इस तरह के रोज़ किसी मेन स्ट्रीम टीवी पे इसको बिठाया हुआ है, इसको हीरो बना के पेश किया हुआ है, और इंग्लिश का एक लफ्ज़ नहीं आता, इसको इंग्लिश का एक लफ्ज़ नहीं आता। ये अपने साथ किसी पढ़े लिखे को जाता है लेके, किसी गोरे से मिलना हो तो एमपी से मिलना हो, MEP से मिलना हो या कुछ हो, इंग्लिश का एक लफ्ज़ नहीं आता, इसलिए ये कभी आपको आगे जाके कहीं तकरीर करता हुआ नहीं मिलेगा इंग्लिश में। पंजाबी, प्योर पंजाबी, ढगा और एक नंबर का कैरेक्टरलेस आदमी, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मेरा दोस्त रहा है। हम जब नए नए असाइलम ली थी 90 में, तो ये हम साथ ही होते थे, साथ ही घूमते फिरते थे, साथ ही अपना कैरियर शुरू किया था। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये बूट चाटने में चला गया और मैं बूट चाटने वालों के प्योले खोलने लगा। मुझे भी कई बार इसने धमकियाँ, लालचें, सब कुछ मैं डिटेल बता चुका हूँ इसके बारे में। तो बहरहाल अजीज़ दोस्तों, सूरत हाल यही है कि इस वक्त तो मामला बहुत ख़राब नज़र आ रहे हैं जिनीवा के हवाले से या डिप्लोमेसी के हवाले से। चीज़ें कोई ख़ास तो नज़र नहीं आ रही, उम्मीद अफजा नहीं है, इनकरेजिंग नहीं है कि भाई, मैं भी देखता हूँ 22 फरवरी के सेशन में अगर मैं गया भी तो मैंने क्या तीर मार लेना है कि अव्वल तो मुझे 8-10 दिन क्वारंटीन करना है, किस तरह करेंगे चीज़ें, और फिर इसके बाद वहाँ पे सेशन में भी देखते हैं पाकिस्तान इस वक्त खुल के खेल रहा है और हम लोगों को कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है। तो लेट्स सी, जिनीवा सेशन शुरू हो रहा है, किस तरह चीज़ें होंगी, ये जब वक्त आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिल वक्त तो भारत विल बी अंडर अटैक इन दिस जिनीवा सेशन। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मैं कायम हूँ अपने अल्फाज पे कि मैं ये रास्ता नहीं छोड़ूंगा। मैंने सच्चाई का रास्ता गीता जी से सीखा है, मैं इस रास्ते से नहीं हटूंगा। मुझे आप दोस्तों का जो इंकरेजमेंट, मोटिवेशन आप मुझे जो करते हैं, मुझे आपने जो सपोर्ट किया है, इस बुनियाद पे ही मैं चल रहा हूँ और चलता रहूँगा जब तक के सांस। मैं अपना सफ़र जारी रखूँगा आप लोगों की मदद से। बहुत शुक्रिया। Is the woman seen as the forebearer of civilization? Why is the woman so central to the existence of a civilization? Because if the woman is targeted, you target the ecosystem which depends on the existence of the women. And therefore, the progeny which comes out of that women will automatically subscribe to the values of that particular women. There is a reason why women were, so there are two fantastic examples for this. We have only heard of mass rapes and mass riots happening in the partition scenario. There was another thing that happened as well. After Soviet Russia entered Germany, post the defeat of Germany, the first thing that the Russian soldiers did, the Red Army soldiers did, was to go and rape en masse German women. To do two things. One, to humiliate that particular race is one goal, by shaming their women. And that's exactly what the Pakistani army did with the Bengali Hindus and Bengali Muslims during the 1970s. Second is to say that if I have that women, what comes out of that women is a product of my faith or a product of my worldview. That's the reason they're going after them. If I say this in any public forum, this is no less a public forum, but if I say this in a media platform or anywhere else, I'll be branded a fascist for saying this. But this is a target. Taslima Nasreen put out a tweet a few days ago saying 16,000 Rohingya women who are in India are all pregnant, and the average number of children that each Rohingya woman seems to be giving birth to is 7 to 10. It's like a litter. So for somebody to say, there are only 40,000 people, what's your problem? Why are you making a fuss about it? Let them go on with their lives peacefully. India has a culture of hospitality. Let's take care of them. This number will mushroom, and then you won't know what to do. Ladakh and Jammu are the only places which are now relatively secure because the demographics are still in your favor. Have you ever asked yourself, why is it that Rohingyas are concentrating in Jammu and not in Kashmir?
Why are, out of the 40,000 Rohingyas in this country, close to 16,000 are in Jammu region alone? Why? Change the demographic. There's a reason for it. You have effectively lost the Northeast. You have lost Kashmir. You're bound to lose Jammu and Ladakh. When the Hindu was saying that our women are being carried away, there was a problem. Now Buddhists of Ladakh are raising the same issue. Now call him a communist and call him a communal fascist, and let's see what happens next. So targeting of women is not random. There is a clear strategy behind it, and there's a clear thought behind it. The worst part is the opposite side is bloody committed to what it wants to do. They're absolutely committed to their goals. They're crystal clear in what their goals are. We are not even clear as to our identity. Forget goals. So where is the question of us actually matching them man to man, woman to woman, fight to fight? That's not going to happen in the near future.